नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 7वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो इंग्लिश लैंग्वेज रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूँ, आप लोगों का क्लास नंबर 6वां लिया था ना, उसमें आप लोगों का प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग क्या होता है इसका ना आप लोगों का पूरा जो थ्योरी है उसको पढ़ाया था। तो आज का जो हमारा क्लास 7वां है ना, उसमें आप लोगों का ना उसी टॉपिक पर ना जितने भी प्रकार से एमसीक्यू बन सकते हैं ना, उन तमाम चीज़ों को आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ना मेरे आंसर लेने से पहले खुद आंसर लेने की पहले कोशिश करना है। और उसके अलावा जो जो चीज़ मैं नोट करने के लिए बोलूँगा उसे भी आप लोगों को नोट करते हुए चलना है। ठीक है, और आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ना शॉर्ट में नोट्स भी बनाते हुए चलना है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि केवल आप लोग इंग्लिश का बनाइए, दूसरे सब्जेक्ट का जो होगा ना उसका भी आप लोग बनाइए, ताकि आप लोग एग्जाम से एक हफ्ते पहले ना अच्छे से रिवाइज कर पाओ ना। तो इसलिए ज़्यादा जरूरी कि आप लोग ना उसका भी नोट्स बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, और ट्राई कीजिएगा आप लोग रटने की बजाय समझने में सबसे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। और अभी आप लोगों के पास मात्र 2 महीने का टाइम है। सबसे पहले आप लोग ये सोचो कि अगर आप लोग उस टाइम पर नहीं पढ़ रहे हो ना, जो टाइम आप लोगों के लिए उचित है, लेकिन कोई और पढ़ रहा है, कोई और आप लोगों का जो सीट है वो ले जाएगा, तो कैसे करोगे। तो इसीलिए ज़्यादा जरूरी कि आप ना भी सीजीटेट एग्जाम के लिए ना जितना ज़्यादा हो सके खुद से कॉम्पिटिशन कीजिए। अगर आप लोग एक दिन में ना 2 घंटे पढ़ रहे हो तो 3 घंटे का आप लोग जो चैलेंज है वो लीजिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए आप लोग। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि आप लोगों का ना जो सीजीटेट एग्ज़ाम है उसको सबसे पहला क्वालिफाई करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए ना सबसे पहले हम लोग ना प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यान से पढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप लोग ना जब भी सब्सक्राइब करते हो ना तो मेरा जो मोटिवेशन है वो बढ़ता है, क्योंकि मेरा जो फैमिली है वो ज़्यादा होते जा रहे हैं ना। तो इसलिए ये लगता है कि मैं और अच्छे तरीके से आप लोगों तक की ना अपना जो बेस्ट कंटेंट है, बेस्ट जो पढ़ाने का तरीका है उसे आप लोगों के सामने लेकर के आऊँ और अच्छे से अच्छा तरीके से आप लोगों को समझा पाऊँ। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए ना प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रूल ऑफ लैंग्वेज, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का नियम नहीं है। ऑप्शन ए फोनोलॉजी मतलब स्वर विज्ञान, ऑप्शन बी मॉर्फोलॉजी मतलब आकृति विज्ञान, ऑप्शन सी सिमेंटिक्स मतलब शब्दार्थ, या ऑप्शन डी फॉर्मलिज्म मतलब औपचारिकता। तो क्या इसका आंसर होगा, सबसे पहले आप बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी फॉर्मलिज्म करेक्ट हो जाएगा, मतलब औपचारिकता करेक्ट हो जाएगा। कैसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रूल ऑफ लैंग्वेज, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का नियम नहीं है। और मैंने आप लोगों को क्लास क्रमांक 6वां में आप लोगों को बताया था ना कि भाषा के 5 रूल बताया था ना, जो 5 नियम है वो बताया था ना। सबसे पहला फोनोलॉजी हो जाएगा, दूसरा मॉर्फोलॉजी हो जाएगा, तीसरा सेमेंट्रिक्स हो जाएगा, और उसके अलावा चौथा जो होगा वो सेंटेक्स हो जाएगा, और 5वां फ्रेगमेंटिक्स हो जाएगा। तो ये 5 प्रकार के जो आप लोगों का भाषा के रूल है ना, तो वो आप लोगों को याद रखना है। 5 प्रकार के भाषा के रूल होता है। ठीक है, तो ये पाँचों को आप लोगों को ना याद रखना है, चाहो तो नोट करके भी रख लीजिए। और नोट करने के लिए ना क्लास क्रमांक 6वां में देखिएगा तो आप लोगों को उसमें ना पूरा लिखा हुआ बायोडाटा के साथ मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, उसके अलावा प्रश्न क्रमांक 1 का जो आंसर है ना वो फॉर्मलिज्म ऑप्शन नंबर डी क्यों होगा ये जान लो। तो अगर आप लोगों को फॉर्मलिज्म का मतलब बताओ ना, तो फॉर्मलिज्म का जो मतलब होता है वो औपचारिकता होता है। और फॉर्मलिज्म हम लोग किस में अपनाते हैं, तो फॉर्मलिज्म हम लोग जब स्कूल में बात करते हैं या किसी ऑफिस में बात करते हैं तो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बात करते हैं हम लोग ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मलिज्म कहते हैं, या फॉर्मल जो रहता है ना, या औपचारिकता वो कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मलिज्म जो है ना वो भाषा का रूल नहीं है, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 को ध्यान से पढ़िए। विच लैंग्वेज फंक्शन इज बीइंग यूज्ड व्हेन समवन सेज यू डिड अ गुड जॉब, मतलब आप लोगों को इसका हिंदी में बताओ ना, कोई कहता है कि आपने अच्छा काम किया तो वह कौन सी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। ऑप्शन ए एपोलॉजी माफ़ी मांगना, ऑप्शन बी एप्रिसिएटिंग सराहना करना, ऑप्शन सी इंक्वायरिंग पूछताछ करना, या ऑप्शन डी ग्रीटिंग समवन किसी का अभिवादन करना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, पहले आप बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी एप्रिसिएटिंग करेक्ट हो जाएगा, मतलब सराहना करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे, विच लैंग्वेज फंक्शन इज बीइंग यूज्ड व्हेन समवन सेज यू डिड अ गुड जॉब, मतलब कोई कहता है कि आपने अच्छा काम किया तो वह कौन सी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है।
मैं अगर मान के चलो आप ना अच्छा से पढ़ रहे हो और मैं आप लोगों को कहता हूँ यू डिड अ गुड जॉब, मतलब तुम अच्छा काम कर रहे हो, तो ये क्या होगा, मैं आप लोगों को अप्रिसिएट कर रहा हूँ ना, मतलब आप लोगों का सराहना कर रहा हूँ ना, तो ये क्या होगा, अप्रिसिएटिंग में आ जाएगा। यू डिड अ गुड जॉब कोई जब कहता है ऐसा तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, अप्रिसिएटिंग करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़िए। ग्रामर कैन बी टॉट इंडिकेटिवली, मतलब व्याकरण को आगमनात्मक रूप से पढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए बाय टीचिंग द स्ट्रक्चर, मतलब संरचनाओं को सिखाकर। ऑप्शन बी बाय सॉल्विंग द एक्सरसाइज ऑन द बेसिस ऑफ रूल, मतलब नियमों के आधार पर अभ्यास को हल करा के। ऑप्शन सी बाय गिवन एग्जाम्पल टू ड्राइव रूल, मतलब नियमों को प्राप्त करने के लिए उदाहरण देकर। या ऑप्शन डी बाय टेलिंग द रूल, मतलब नियमों को बताकर। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। और आप लोगों को मैं ये जो इंडिकेटिवली और डेडिकेटिवली या इंडिकेटिव या डेडिकेटिव क्या होता है इसके बारे में ना क्लास क्रमांक 4 में आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दिया हूँ। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बाय गिविंग एग्जाम्पल टू ड्राइव रूल करेक्ट हो जाएगा, मतलब नियमों को प्राप्त करने के लिए ना उदाहरण देकर करेक्ट हो जाएगा। कैसे, ग्रामर कैन बी टॉट इंडिकेटिवली, व्याकरण को आगमनात्मक रूप से पढ़ाया जा सकता है। तो आप लोगों को इंडिकेटिव या डेडिकेटिव के बारे में बताया था ना, जिसे इंडिकेटिवली या डेडिकेटिवली के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए आप लोगों का ना क्लास क्रमांक 4 में भी देख सकते हो, अभी भी समझा दे रहा हूँ, ध्यान पूर्वक समझिएगा आप लोग, ठीक है। हमेशा पूछा जाता है ऐसे प्रश्न। सबसे पहले ना ये जो इंडिकेटिवली या इंडिकेटिव जो होता है ना, आगमनात्मक पद्धति बोल सकते हो। तो ये क्या होता है आप लोगों को ये जान लो। एक जो शिक्षक होता है ना, सबसे पहले जब वो क्लासरूम में ना बच्चों को कोई टॉपिक को पढ़ाता है ना, तो उस टॉपिक को पढ़ाने से पहले ना बच्चों को ना पहले उदाहरण देता है, और उदाहरण को देने के बाद ना वो विभिन्न प्रकार के रूल रेगुलेशन, ग्रामर, नियम कायदा कानून, जितने भी प्रकार के ये हो सकते हैं रूल ना, उन तमाम चीज़ों को जब बताता है ना, तो वो इंडिकेटिवली या इंडिकेटिव या आगमनात्मक पद्धति कहते हैं। समझ में आया। एग्जाम्पल और दे देता हूँ आप लोगों को, अच्छे से समझिएगा। एक जो शिक्षक है ना, वो सबसे पहले मान के चलो ना, अगर पर्यावरण में पत्तों के बारे में पढ़ा रहा है तो क्या करेगा, एक जो शिक्षक है वो सबसे पहले ना वो कक्षा में जाएगा और 2-4 जो अलग अलग पौधे के जो पत्ते हैं उसको लेकर के जाएगा, और बच्चे को सबसे पहले उदाहरण के माध्यम से उसको दिखाएगा कि बेटा ये जो पत्ता होता है ऐसे होता है, सूर्य के प्रकाश से उनको ऐसे भोजन पकता है। इस प्रकार से उदाहरण दे करके क्या करेगा, सबसे पहले बच्चों को बताएगा उदाहरण दे करके। उसके बाद फिर ना वो जो टॉपिक है ना, उसके जो नियम कायदा कानून रूल रेगुलेशन, जितने भी प्रकार के व्याकरण है ना, उन तमाम चीज़ों को जब एक शिक्षक बच्चों को बताता है ना, तो उस विधि को इंडिकेटिव विधि कहते हैं, या फिर उसको क्या कहते हैं, उसको आगमनात्मक पद्धति कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को। ठीक उसी प्रकार से एक होता है डेडिकेटिव। क्या, डेडिकेटिव या डेडिकेटिवली बोल सकते हो। ठीक ये ना इंडिकेटिव का जस्ट अपोजिट होता है। कैसे, इसको भी ध्यान से समझिएगा। इससे पहले अगर एक शिक्षक अगर डेडिकेटिव मेथड से पढ़ाएगा ना, मतलब निगमनात्मक पद्धति से पढ़ाएगा ना, तो सबसे पहले कक्षा में कोई टॉपिक पढ़ाएगा तो ये जो शिक्षक है वो क्या करेगा, सबसे पहले ना वो नियम कायदा कानून रूल रेगुलेशन, जितने भी ग्रामर व्याकरण है ना, सबसे पहले उसके नियम को बताएगा, और उसके बाद फिर बाद में जब उदाहरण देगा बच्चों को ना, तो वो क्या कहलाएगा, डेडिकेटिव मेथड्स या फिर निगमनात्मक पद्धति कहलाएगा। दोनों में आप लोगों को समझ में आया। और साफ तौर से प्रश्न क्रमांक 3 में क्या बोला है, ग्रामर कैन बी टॉट इंडिकेटिवली, व्याकरण को आगमनात्मक रूप से पढ़ाया जा सकता है। तो व्याकरण को आगमनात्मक पद्धति से किस प्रकार से पढ़ाया जा सकता है, तो बाय गिवन एग्जाम्पल टू ड्राइव रूल। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। विच ऑफ द सेंटेंस इज़ नॉट ट्रू, मतलब कौन सा वाक्य सत्य नहीं है। तो सेंटेंस कौन सा दिया है उसको ध्यान से पढ़िए। चिल्ड्रन यूज लैंग्वेज एज अ टूल, बच्चे भाषा को एक उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए टू कम्युनिकेट एंड दे स्टोर इन्फॉर्मेशन, मतलब संवाद करने के लिए और वे जानकारी संग्रहण करते हैं। ऑप्शन बी टू मेंटेन देयर रिलेशन विद द सोसाइटी, मतलब समाज के साथ अपना संबंध बनाए रखते हैं। ऑप्शन सी
सी टू अंडरस्टैंड अप्लाई द वर्ड्स एंड सेंटेंस एंड जनरेट न्यू आइडियाज़, मतलब शब्दों और वाक्यों को समझना और उसका प्रयोग करना, नए विचार उत्पन्न करना। या ऑप्शन डी टू अंडरस्टैंड पैरालिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन, मतलब परभाषाई संचार को समझने के लिए। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप, फिर विस्तार पूर्वक मैं इसका आंसर दूंगा आप सभी लोगों को। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। टू अंडरस्टैंड पैरालिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन, मतलब परभाषाई संचार को समझने के लिए करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विच ऑफ द सेंटेंस इज़ नॉट ट्रू, मतलब इनमें से कौन सा वाक्य सत्य नहीं है, सही नहीं है, ये बोला गया है। और सबसे पहले वाक्य क्या दिया है? चिल्ड्रन यूज लैंग्वेज एज अ टूल, एक जो बच्चे हैं ना वो भाषा को एक उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं। तो उपकरण के रूप में उपयोग जो करते हैं ना वो गलत जो होगा ना वो टू अंडरस्टैंड पैरालिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन, मतलब आप लोगों को सरल तरीके से बताऊँ ना तो दूसरे लैंग्वेज के जो भाषा है ना उसको समझने के लिए, जो दूसरा कोई बात कर रहा है ना उसको समझने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो ये पूरी तरह से गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है क्योंकि इसमें साफ बोला है विच ऑफ द सेंटेंस इज़ नॉट ट्रू, कौन सा गलत है ये पूछा है, सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, सत्य नहीं है। मान के चलो अगर आप लोगों को हिंदी आता है तो हिंदी आप लोग सीखते हो, उसको एक टूल के रूप में आप लोग इंग्लिश भाषा या दूसरा फ्रेंच भाषा को सीख सकते हो, क्या उसको टूल के रूप में नहीं ना सीख सकते? तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए। रीड द गिवन स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब दिए गए कथन पहला और दूसरा को पढ़िए। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट दिया है उसको ध्यान से पढ़िए। लीड इन एक्टिविस्ट जनरली इन्वॉल्वेड लुकिंग एट द पिक्चर अराउंड अ टेक्स्ट और एट देयर टाइटल एंड प्रेडिक्ट व्हाट द टेक्स्ट विल बी अबाउट, मतलब अगर कोई गतिविधियाँ किया जा रहा है ना तो उस गतिविधि के ना चारों ओर जो चित्र है या उसके जो शीर्षक है उसको देखना और यह अनुमान लगाने का प्रयास करना शामिल होता है कि वो जो गतिविधि करा रहा है ना वो गतिविधि किस बारे में है, इसका अनुमान लगाया जाता है। ये फर्स्ट कहा है। ठीक है, सेकंड जो स्टेटमेंट है उसको ध्यान से पढ़िए। वार्मर्स आर ऑफ्टन यूज्ड टू स्टूडेंट एनर्जी लेवल्स और टू मेक देम फील कंफर्टेबल बिफोर द मेन लर्निंग ऑफ द लेसन स्टार्ट्स। तो इसको अगर बताऊँ ना दूसरा स्टेटमेंट को आप लोगों को ना, तो वार्मर्स का उपयोग अक्सर छात्रों की ऊर्जा को स्तर को ना बढ़ाने के लिए किया जाता है और इसका मुख्य रूप से उपयोग ना शिक्षा शुरू होने से पहले किया जाता है ताकि उनको ना सहज महसूस किया जा सके, कराया जा सके। ठीक है, तो इन दोनों में ना आप लोगों को बताना है कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, आप लोगों को ये बताना है। इसमें बोला है देखो नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब अब सही विकल्प को चुनिए, ये बोला है। फर्स्ट को देखिए ऑप्शन ए बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, मतलब दोनों सही। ऑप्शन बी बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट, मतलब दोनों गलत। ऑप्शन सी ओनली फर्स्ट इज करेक्ट या ऑप्शन डी ओनली सेकंड इज करेक्ट। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट हो जाएगा, मतलब दोनों जो स्टेटमेंट दिया है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट जो स्टेटमेंट दिया है उसको ध्यान से पढ़िए। तो इसमें क्या बोला है? लीड इन एक्टिविस्ट जनरली इन्वॉल्वेड लुकिंग एट द पिक्चर अराउंड अ टेक्स्ट और एट द टाइटल एंड ट्राइंग टू प्रेडिक्ट व्हाट द टेक्स्ट विल बी अबाउट। तो आप लोगों को ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसे अपने लैंग्वेज में समझाऊँ ना, तो इसमें क्या है फर्स्ट में बोला है कि मान के चलो मैं आप लोगों से कोई गतिविधि करा रहा हूँ और उस गतिविधि कराऊंगा ना तो गतिविधि में आप लोगों को टॉपिक को नहीं बताऊंगा और बिना टॉपिक को बताना आप लोगों से जब गतिविधि कराऊंगा ना तो आप लोग क्या करोगे, अपने आसपास के जो चारों ओर के जो चित्र हैं या जो शीर्षक वगैरह मैं बोल रहा हूँ या आसपास के जो वातावरण है उसको आप लोग देखोगे और देखने के बाद अनुमान लगाने का प्रयास करोगे ना कि इसके बारे में मैं आप लोगों से गतिविधि कराऊँ या उस किस पार्ट के बारे में मैं आप लोगों से ये जो गतिविधि करा रहा हूँ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यही बोला है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। वार्मर्स आर ऑफ्टन यूज्ड टू रैन स्टूडेंट एनर्जी लेवल मेक देम फील कंफर्टेबल बिफोर द मैन लर्निंग ऑफ द लेसन स्टार्ट। तो सेकंड को आप लोगों को अपने भाषा में इसको भी समझा देता हूँ। वार्मर्स का उपयोग अक्सर छात्रों के ना ऊर्जा स्तर को, मतलब उसको मोटिवेट करने के लिए ना बोला जाता है। और अब जब मैं आप लोगों को ना उसी गतिविधि में ना तो उस पार्ट को पढ़ाने से पहले आप लोगों का ना जब मोटिवेट करूँगा, जो शिक्षा
शुरू करने से पहले तो आप में क्या होगा, आप असहज महसूस थोड़ी ना करोगे, नहीं ना करोगे, है ना, आप सहज महसूस करोगे एकदम, और मोटिवेट लगेगा, आप लोगों को करने में मन लगेगा ना। तो इस प्रकार से जब करने में आप लोगों का मन लगेगा तो इन दोनों में क्या कोरिलेशन है आप लोगों को ये बताना था, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर ए ही ना करेक्ट हो जाएगा, दी फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट हो जाएगा, मतलब दोनों जो गतिविधि है वो करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि पहला में मैंने आप लोगों को एक गतिविधि कराया और गतिविधि में आप लोगों को टॉपिक नहीं बताया, तो आप लोग क्या किएगे, आसपास की जो गतिविधि है उसको देखकर ऑब्जर्व करोगे, जो चित्र वगैरह टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है उसको, है ना, और जानने का प्रयास करोगे कि वो जो टॉपिक है वो किस विषय में, ये जानने का प्रयास करोगे। और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो बोला है कि अगर मैं ना एक वॉर्मस का उपयोग करूँगा, और वॉर्मस का जो मतलब होता है ना वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जो बच्चों को सीखने के लिए ना सहायक होता है, ठीक है। तो मैं वॉर्मस का उपयोग करूँगा और आपकी जो ऊर्जा का लेवल है उस गतिविधि को करने का ना, तो उसको बढ़ाने के लिए मैं कोशिश करूँगा, तो ताकि आप लोगों को असहज महसूस ना हो, आप लोगों को कंफर्टेबल लगे। तो ये दोनों स्टेटमेंट एक दोनों से रिलेटेड है ना, तो बोथ पहला और दूसरा जो रहेगा ना वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं, फिर से आप लोगों के लिए एक स्टेटमेंट है। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यान से पढ़िए, और एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, इंग्लिश सब्जेक्ट में ना जितना ज़्यादा आप लोग ना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग ना अगर सोचोगे कि मैं रट लूँ और रटने के बाद ये सेम प्रश्न पूछा जाए तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, 99% संभव नहीं है आप लोगों से, ठीक है। तो आप लोग ना प्रैक्टिस करने पर ज़्यादा जोर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यान से पढ़िए। रीड द गिवन स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब आप लोगों का ना 2 स्टेटमेंट दिया है, उसको आप लोगों को पढ़ना है और बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा नहीं है, आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। सबसे पहला जो स्टेटमेंट दिया है उसको ध्यान से पढ़िए। एरर ओकर्स व्हेन लर्नर्स ट्राइंग टू से समथिंग दैट द बियॉन्ड देयर करंट लेवल ऑफ नॉलेज और लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो फर्स्ट को आप लोगों को समझा देता हूँ थोड़ा सा हिंदी में, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। त्रुटियाँ तब होती है जब एक विद्यार्थी जो होता है ना वो कुछ ऐसा कहने का प्रयास करता है जो उसके ज्ञान या भाषा के नॉलेज से ना वर्तमान स्तर से परे हो। तो इस प्रकार से अगर छात्र बोलता है तो ये क्या होगा आप लोगों को ये बताना है। सेकंड स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। स्लिप्स ओकर सिंपली बिकॉज आवर अटेंशन इज मोर वेयर इल्स एट द मोमेंट। तो दूसरा को आप लोगों को हिंदी में बताओ ना, तो स्लिप्स केवल वहाँ होता है जहाँ हमारा ध्यान ना उस समय नहीं होता है, तो स्लिप होता है। स्लिप का मतलब फिसलन होता है, ठीक है, चाहे वो शब्दों को लेकर के हो चाहे वो किसी और चीज़ को लेकर के हो। तो इसमें बोला है देखो, नाउ चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, मतलब आप लोगों को ना करेक्ट ऑप्शन चुनना है। ऑप्शन ए बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ऑप्शन बी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, ऑप्शन सी ओनली वन इज करेक्ट, या ऑप्शन डी ओनली टू इज करेक्ट। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले इसमें बोला है रीड द गिवन स्टेटमेंट, मतलब 2 प्रकार के स्टेटमेंट दिया है, उसको पढ़ना है और बताना है कि कौन सा सही है आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहला फर्स्ट जो स्टेटमेंट दिया है उसको ध्यान से पढ़िए। एरर्स ओकर व्हेन लर्नर ट्राई टू से समवन दैट द बियॉन्ड देयर करंट लेवल ऑफ नॉलेज और लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो त्रुटियाँ केवल वहाँ होता है जब एक स्टूडेंट जो होता है ना कुछ ऐसा कहने का प्रयास करता है जो उसके नॉलेज और उसके ज्ञान से ना वर्तमान स्तर से परे होता है, मतलब उसको नहीं आता है तो वो ऐसा कहने की कोशिश करता है उस इस प्रकार से। ये बोला है फर्स्ट। सेकंड क्या बोला है ये बताओ ना। तो स्लिप्स ओकर सिंपली बिकॉज आवर अटेंशन इज समवन वेयर इल्स एट द मोमेंट, मतलब ना स्लिप मतलब फिसलन केवल इसलिए होता है क्योंकि उस समय ना हमारा जो ध्यान होता है ना वो कहीं और होता है। ये सेकंड स्टेटमेंट बोला है, ठीक है। तो हम लोगों से गलतियां कहाँ होता है? जब हमारा ध्यान नहीं होता है। तो दोनों के दोनों करेक्ट ना होगा जी, एक दूसरे से रिलेटेड है ना। तो इसलिए ना जो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए बोथ फर्स्ट एंड सेकंड जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा आप लोगों के लिए एक सूचना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोगों के मन में किसी प्रकार का अगर सवाल है या डाउट है ना, उसके लिए चाहते हो कि मैं अपना पर्सनल नंबर आप लोगों को सजेस्ट करूँ ताकि आप लोग ना डायरेक्ट मेरे से कॉन्टैक्ट करके बात करके किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हो, या आप लोग जो सजेशन है वो लेना चाहते हो ना, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना
करना है, सबसे पहले आप लोग इंस्टाग्राम पर जाइए और सर्च कीजिए बाय MD धीवर करके। वहाँ पर आप लोगों को मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा और मेरे प्रोफाइल के कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट कीजिए कि सर आप अपना नंबर दीजिए बोल करके ना। तो सबसे पहले मैं अपना जो फ़ोनपे का नंबर है वो दे दूँगा और उस फ़ोनपे नंबर पे ना आप लोगों को केवल 200 जो है ना वो आप लोगों को फ़ोनपे करना है और उसके बाद जो मेरा पर्सनल नंबर है उसे आप लोगों को दे दूँगा। और ये जो रिक्वायरमेंट है ना केवल विशेष व्यक्तियों के लिए रखा हूँ, ताकि उन लोगों को अगर सजेशन की आवश्यकता हो या किसी भी प्रकार की डाउट हो ना तो वो डायरेक्टली मेरे से कॉल करके पूछ सकता है, ठीक है। चाहूँ तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में भी दे सकता हूँ, लेकिन क्या है ना फ्री में दे दूंगा तो हर कोई ना बार बार फ़ोन करेगा ना, तो इसीलिए विशेष व्यक्तियों के लिए ये जो रिक्वायरमेंट है वो रखा हूँ, ठीक है। वैसे भी सारा कंटेंट और सारा जो PDF वगैरह जो स्टडी मटेरियल है सारा चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों के लिए देता हूँ ना। तो चलिए आज की क्लास में ना आप लोगों को केवल 6 प्रश्न ही करना था। और आप लोग अगर ये चैनल पर नए होंगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि कंटिन्यू मैं आप लोगों का ना जो क्लास है ना वो लेकर के आऊँगा, ताकि प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है।